सर्विसेज, ओके, नेचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये स्टडीड हो गया था हमारा। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज? एनीवन? मैं यस। फाइनेंशियल सर्विस जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। फाइनेंस मींस फंड्स, मनी, ये सब। ओके, वेरी गुड। फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जुड़े हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज बोला जाता है। यस सर। व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज? कौन बताएगा पॉइंट वाइज नेचर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज? मे आई सर? यस। Nature of financial services: first, customer oriented; second, intangibility; third, inseparable; fourth, managed fund; fifth, financial intermediation; sixth, market based; seventh, distribute risk. Very good, 38. Very good. And anybody else? Nature of financial services point. Just do not raise hand. Only बता पड़ा स्पीकर ऑन करके बोलो. Customer oriented, intangibility, inseparable, managed fund, financial intermediation, market based, and distributed risks. Very good. Very good. 13. Anybody else want to say the financial services nature? Sir, may I? Yes. Sir, nature of financial service: first, customer oriented; second, intangibility; third, inseparable; fourth, manages fund; fifth, financial intermediation; sixth, market based; seven, distributes risk. Very good. 34. Excellent. और कोई बताना चाहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज? और 3-4 लोग कोई चाहिए मुझे? फर्स्ट। यस सर। यस बोलो। First, customer oriented; second, intangibility; third, inseparable; fourth, manages funds; fifth, financial intermediation; sixth, market based; seven, distribution risk. वेरी गुड 14. वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनीबडी एल्स? देखो, देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक तुम्हारे पास है, ओपन करके बता सकते हो। एटलीस्ट बताने टाइम तुम लोग को जो याद रहेगा वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं सोचने का कि देख के बोलना है तो क्या बोलने का, बोलो, एटलीस्ट बोलो। और कोई 2-3 लोग? दूसरे स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। यस। 4 लोग का रिस्पॉन्स आया, बाकी लोग का रिस्पॉन्स? ईच एंड एवरी टाइम आई हैव रिकॉर्डेड योर रिस्पॉन्स। कौन कौन रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सामने से एक्टिविटी लिया करो रिस्पॉन्स देने का। यस यू कैन स्टार्ट करो, फटाक से स्पीकर पे आके स्टार्ट करने का। First, customer oriented; second, intangibility; third, separable; fourth, management; fifth, financial intermediation; sixth, market based; seven, distribution risks. वेरी गुड फूड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? और एक आध कोई स्टूडेंट्स? First, customer oriented; second, intangibility; third, inseparable; fourth, managed fund; fifth, financial intermediation; sixth, market based; seven, distributed risk. ओके, वेरी गुड। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हमने देख लिया था। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर इंक्लूडेड, दोज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़े हुए फंड, मनी, पैसा वगैरह जो भी है, उन सभी को हम लोग फाइनेंशियल सर्विस बोला जाता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? इंटरमीडिएशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? लास्ट टाइम मैं डिस्कस किया था। वेरी गुड, बाकी लोग भी रिप्लाई दो। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, बोथ आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग।
हाँ, तो अगर तुम लोगों को ये पूछा क्वेश्चंस कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और नॉन बैंकिंग भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड? अगर मैं मिडल मैन पूछूं तो द इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी पूछूं तो हु इज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तब भी ये रिस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। दे आर द मिडल मैन, दे आर द एजेंट, दे आर द स्टॉक ब्रोकर वगैरह वगैरह जो भी है, दे आर द इंटरमीडियरीज। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझा था सब लोग को फाइनेंशियल सर्विसेज का? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी तरह से कॉन्सेप्ट समझते चलो, बहुत इजी हो जाएगा पेपर लिखने के टाइम पे। और एमसीक्यू तो मैं प्रेजेंट कर ही दूंगा आप लोग को। नेक्स्ट डू इज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। लास्ट टाइम फीचर्स पढ़े थे, इस बार हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों जरूरी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अंडरस्टैंड? इज इट विजिबल टू ऑल? सब लोग को दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने नेचर्स पढ़ लिया, एक बार और देख लेते हैं नेचर्स के बारे में। देयर आर 7 नेचर्स। कस्टमर के बेस पे रहता है, इनटेंजिबिलिटी इसको हम छू नहीं सकते हैं, इनसेपरेबल इसको अलग नहीं कर सकते हैं, मैनेज फंड करता है ये सब चीजों में। हम जहां भी पैसा लगाए या किधर भी पैसा नहीं भी लगाए तो भी हमारा फंड क्या होता है? मैनेज होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इसके अंदर स्टॉक ब्रोकर, डीलर्स वगैरह वगैरह सब एजेंट मिलकर काम करते हैं, जो बैंकिंग के रिलेटेड हो, जो नॉन बैंकिंग के रिलेटेड हो। मार्केट बेस्ड, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस, मार्केट बेस्ड के ऊपर होता है। और ये तुम्हारा रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कम कर देता है। ठीक है, चोरी होने का वगैरह वगैरह, जलने का, कुछ भी किस सिचुएशन हो सकता है, तो ऐसे चीज सिचुएशन को ये क्या करता है? कम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आज का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का जो हमारा दुनिया है अभी रिसेंटली टाइम का, इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन फाइनेंशियल सर्विस। ऑल ऑफ यू एग्री और डिसएग्री? एग्री और नॉट? सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, this all the activities is going with the financial services activity. Agree? इससे अब जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहेगा, जब तुम कुछ चीज खरीदोगे तो उससे जुड़े हुए सभी चीजों में तुम्हारा एक्टिविटी होगा। मार्केट में गए, पैसा पे कर दिया, कुछ खरीद लिया विथ थ्रू अ बैंक, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, मतलब जहां पे तुम फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हो, दे आर ऑल दी फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने अभी तो बताया ना फाइनेंशियल सर्विस का मीनिंग क्या होता है। जहां पे फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी होगी वही तुम्हारा क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है। होटल में गए, खाना खाया, पैसा दिया, ये भी क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज। अंडरस्टैंड? चेक पेमेंट किया, कार्ड पेमेंट किया, ये सब क्या हो रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आज का जो मॉडर्न टाइम है, ये मोस्टली डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल सर्विसेज। 1-2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए अगर सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाए, या बैंक करप्ट हो जाए, या बैंक का टेक्नोलॉजी लूज हो जाए, और स्टॉक मार्केट 2 घंटे के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो जाए, देखो तुम्हारा फाइनेंशियल सर्विसेज कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अंडरस्टैंड? अभी आप लोग के पास उतना अकाउंट्स में ये नहीं, अकाउंट्स नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। जब बैंक बैलेंस होता रहेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज होता क्या है। हम जितने भी एक्टिविटीज करते हैं थ्रू द बैंक, थ्रू द नॉन बैंक, दे आर ऑल रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट एनेबल्स, मतलब हेल्प करता है कंट्री को टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करता है किसी भी कंट्री के। अगर हमारे इंडिया का है तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। 4-5 साल पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, जस्ट नहीं था क्या? 4-5 साल पहले ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पेमेंट, फोन पे वगैरह वगैरह तो कुछ था, भीम ऐप, यूपीआई ऐप, कुछ भी नहीं था। लेकिन यूएसए, अमेरिका में ये पहले ही हो चुका था यार, वहां पे बहुत पहले लागू हो गया था, वहां पे बहुत पहले चालू हो गया था ऑनलाइन पेमेंट वगैरह वगैरह, ये सब चालू हो गया था। इंडिया में आज भी ये पेमेंट सिक्योर नहीं है, ये इन डिटेल बात है। अगर कुछ बेनिफिट भी आती है तो उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है। चालू तो है लेकिन उसके अंदर बहुत हैकिंग सिस्टम चालू है, चार्जेस सिस्टम चालू है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ इन डिटेल बात है, वो सब जाने दो।
तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज स्ट्रांग है तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। अब तुम 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हो, 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग द गूगल पे या फिर फोन पे वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो तो उसको 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हो। पहले ऐसा लिमिटेशन था कि अब आपको बैंक में जाना पड़ता था, फिर बैंक में स्लिप भरना पड़ता था, फिर आपको वो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर होता था। अब आप बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। These are all the financial services। तो इससे क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होता है। तो जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे भी होता है, जिस कंट्री में भी होता है, उस कंट्री को वो हेल्प करता है इकोनॉमिक कंडीशंस में, वेयर देयर इज अ मोर प्रोडक्शन इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सभी सेक्टर्स में काम आता है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर, सभी सेक्टर्स में ये काम आता है फाइनेंशियल सर्विस, क्योंकि सभी चीजें, सभी जो सेक्टर्स है वो पैसे से डिपेंड करती है, पैसे पे डिपेंड करती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर भी फाइनेंशियल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी सेक्टर भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे, और टेरिटरी सेक्टर भी जो हमारा सर्विस सेक्टर्स जो उसको बोला जाता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल सर्विस पे डिपेंड करता है। मतलब हर कोई चीज कहीं ना कहीं आके पैसे पे रुक जाती है। So that all the financial services improve the economic condition and grow economic. The benefit of economic growth is reflected the people in form of economic prosperity, where there is an individual enjoy the higher standard of living. It is there the financial services enable the individual to acquire or obtain various consumer product through the higher purchase. आ गया पॉइंट यहाँ पे, हायर परचेज। वी हैव स्टडीड इन एफए। क्या आपके पास अभी वो ऑप्शंस है कि आप ईएमआई बेस पे असेट खरीद सको, फ्रिज खरीद सको, टीवी खरीद सको, मोबाइल खरीद सको? आपके पास है ऑप्शंस मार्केट में। तो ये किसकी वजह से हुआ? इंप्रूव ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से। आप जो हायर परचेज सिस्टम खरीदते हो, आपने प्रैक्टिकल किया है क्वेश्चन से, ठीक है। आज आप चाहो तो ऑनलाइन जीरो डाउन पेमेंट आप गुड्स खरीद सकते हो, जीरो डाउन पेमेंट आप कार खरीद सकते हो, घर ईएमआई पे ले सकते हो। पहले ये सब चीजें नहीं थी। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता गया, जैसे जैसे रिसेंटली डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे फाइनेंशियल कंडीशंस और स्ट्रांग होती गई। तो अगर तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग होता है। मतलब इंडी वो कैपेबल हो जाता है कि नहीं, एक साथ नहीं खरीदेंगे हम लोग, सिस्टम वाइज खरीदेंगे, तो हर एक चीज अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। तो उसी को बोला जाता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है तो आपका खुद का ग्रोथ ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा। पहले आप लोग मोबाइल नहीं लेके घूम सकते थे क्योंकि पैसा नहीं था। आज आप ईएमआई भर के मोबाइल लेके यूज कर सकते हो, घूम सकते हो। ये क्या है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो है। हर एक इंडिविजुअल अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहा है। यस और नो? इन द प्रोसेस देयर इज अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे बात कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और यू नो वेरी वेल अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बोला है? देयर इज अ नंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यस ना? बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है? बैंकिंग है, बहुत सारे हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में देखा गया तो बहुत ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स हमारे पास इंक्लूडेड है। नॉन बैंकिंग में देखा तो इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ठीक है, डिपॉजिटरी कंपनीज है, और क्या बोलते हैं उसको, हायर परचेज कंपनीज है, लीजिंग कंपनीज है। ये सब हमारे पास आज अवेलेबल है। विच ऑल्सो अर्न प्रॉफिट। हाँ, वो भी तो प्रॉफिट कमाते ही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिना प्रॉफिट कमाए आपको ये करेंगे, वो लोग तो प्रॉफिट चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेविंग एक्सेट्रा। अगर आपके पास पैसा है तो एक काम करो, घर में 4 दीवार में खड्डा करके उसको पैसा जमा करने से अच्छा है आप वो पैसा कहाँ लगा दो? बैंक में इन्वेस्ट कर दो। आप वो पैसा कहाँ डाल दो? मार्केट में डाल दो। आप वो पैसा क्या करो? गोल्ड खरीद लो। आप वो पैसा क्या करो? रियल एस्टेट में डाल दो, घर वगैरह खरीद लो। मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या करते हैं, ये आप लोग को मोटिवेट करते हैं, आपको ये करते हैं कि आप अपना पैसा घर में मिट्टी के नीचे जमीन खोद के उसमें रखने से अच्छा क्या करो, एक जगह जमा करने से अच्छा क्या करो, आप बैंक में लगा दो, आप मार्केट में लगा दो, शेयर्स खरीद लो, आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आप ये खरीद लो, वो कर लो। बराबर है कि नहीं है? तो ये क्या, इनका मेन मोटिव क्या है कि लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को क्या करे, वो मोटिवेशन करे कि आप लोग सेविंग इंक्रीज करो। सेविंग, आपका जो पैसा है आप लोग सेविंग इंक्रीज करो, या आप मार्केट में लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर लो, ताकि उससे पैसा आपको बचा रहे। फिर आपको बताया जाता है कि आप LIC ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो। हर एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बताया जाता है। अगर आपके पास अकाउंट में पैसा है
अगर आप जब जॉब करोगे, आपके पास अकाउंट में पैसा रहेगा, तो जब आप बैंक में विजिट करोगे और बैंक वाले हर इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट पे नजर रखते हैं कि कितना पैसा है, क्या है। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपया 1,500 रुपया रहेगा तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, आप अपना काम करो निकल जाओ। लेकिन जैसे आपके अकाउंट में 50 से 60 हजार रुपया रहेगा, तो आपको सबसे पहला जो जहाँ पे काम रहेगा अकाउंट चेक करके वो बोलेगा, सर डू यू इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास ऐसा प्लान है, ये सिक्योरिटी है, ये LIC पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, वो मेडिकल पॉलिसी है, ऐसा आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपका माइंड डाइवर्ट करके आपको इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे। ठीक है, उनका काम भी सही है कि आपका भी होता है, आप अपने लाइफ को सिक्योर करो। ठीक है, तो इस तरह का होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन मोटिव, कि लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराना, सेविंग करवाना वगैरह वगैरह सब काम रहता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। Hence, we can bring out the importance of financial services in the following points. अब फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या होता है, ये सब पॉइंट्स है। सबसे पहला, वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट। इसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है ऐसा कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको बैंक से पैसा मिल जाएगा काम करने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए? क्या आपको बैंक पैसा प्रोवाइड करेगी? अगर बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? नॉन बैंक, मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो करेगी। मतलब व्हाट दे आर डूइंग, अगर बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? नॉन बैंक, मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो करेगी। मतलब व्हाट दे आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको कैपिटल रेस कर रहे हैं। क्या रेस कर रहे हैं? कैपिटल रेस कर रहे हैं बाय लोन। चलो आपको नहीं, फ्रेशर को नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है क्या उनको हेल्प करेंगे ये लोग? जैसे कि रिलायंस कंपनी होगी, टाटा कंपनी होगी, क्या ऐसे लोग को हेल्प करेंगे? जो आपके बाजू में कंपनी है उनको भी हेल्प करेंगे? यस। तो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का पहला इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट दे आर डूइंग? दे आर डूइंग द रेजिंग ऑफ कैपिटल या फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बोल सकते हो। वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट मतलब ये सबसे पहला क्या प्रोवाइड करते हैं? ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, वेदर द बैंकिंग, वेदर द नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग मतलब मुथूट फाइनेंस, LIC वगैरह वगैरह, ये जो कंपनीज हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल, एग्जिस्टिंग बिजनेस को या फिर दूसरे बिजनेस को। नेक्स्ट है एक्सपांड एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल मार्केट। यस, फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना, जैसे कि परचेज, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट्स थ्रू द फाइनेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है, यस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं होगा, लेन देन का एक्टिविटी नहीं होगा, तो गवर्नमेंट का आधा काम ठप पड़ जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक डेवलप मतलब कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। याद रखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कंट्री का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हर एक इंडिविजुअल का ग्रोथ। एंश्योर्स ग्रेटर यील्ड मतलब कमाने का जरिया, मैक्सिमम रिटर्न्स, मिनिमाइज द रिस्क, प्रमोट ऑफ सेविंग्स, प्रमोट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। इन सब चीजों में कौन हेल्प करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प करती है। को मतलब कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन है, मतलब वाइब्रेंट ऑफ कैपिटल मार्केट है, एक्सपांड एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल मार्केट, बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ensures the greater yield, maximize return, minimize risk, promotion of saving, promotion of investment, balance in regional development, promotion of domestic as well as foreign trade। इन सब चीजों में फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प करता है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ दी फाइनेंशियल सर्विस। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं होगा तो ये सब इंपॉर्टेंस ही नहीं होंगे। वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं इन डिटेल। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रमोशन ऑफ investment. Anybody can read the first point? Read first. The presence of financial services creates more demand for product and the producer. In order to meet the demand from the consumer goes from more investment. At this stage, the financial service comes to the rescue of the investors such as merchant banker through the new issues market, enabling the producers to raise capital. The stock market helps in mobilizing more funds by the investors. Investments from abroad is attract
factoring and leasing companies, both domestic and foreign, enables the producers not only to sell the products but also to acquire modern machineries, technologies for future production. ओके, मतलब क्या है? द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, आज का तो फाइनेंशियल सर्विसेज वो क्या करता है? क्रिएट मोर डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्ट का भी डिमांड करता है, प्रोड्यूसर्स का भी डिमांड करता है। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड फ्रॉम अ कस्टमर गोज फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। एट दिस स्टेज फाइनेंशियल सर्विसेज कम टू द रेस्क्यू ऑफ इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स। अब यहाँ पे मर्चेंट बैंकर कौन है? मर्चेंट बैंकर वो बैंकर होता है जो आपको गाइड करता है, जो मिडल मैन होकर काम करता है, आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट, आपको सिक्योरिटी खरीदवाता है, आपको शेयर्स खरीदवाता है। कहाँ पे? थ्रू द न्यू इशू मार्केट। अगर आप नए नए कस्टमर बन रहे हो शेयर मार्केट के, तो आपको न्यू इशू मार्केट के जरिए आपको आपका इन्वेस्टमेंट करवाता है। ठीक है, आपको शेयर्स खरीदने में हेल्प करता है, आपका शेयर डीलिंग करने में हेल्प करता है, बाकी सब चीजों का काम करता है मर्चेंट बैंकर। एनेबलिंग द प्रोड्यूसर्स रेज द कैपिटल। अब प्रोड्यूसर्स का क्या काम करता है? देखो, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब कंपनी के पास पैसा होगा। और कंपनी के पास पैसा कब होगा? जब कंपनी को पैसा कहीं से मिलेगा, थ्रू द बैंक या थ्रू द पब्लिक। या तो कंपनी बैंक के पास से पैसा लेगी या तो कंपनी पब्लिक के पास से पैसा लेगी। अगर बैंक के पास से पैसा ली तो लोन एज अ कैपिटल, और पब्लिक के पास से पैसा ली तो एज अ सिक्योरिटी, एज अ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर मतलब बोरोड लोन भी बोल सकते हैं, तो फिर शेयर खरीद लो कंपनी का। तो ऐसे सब चीजों को मीट करके ये होता है प्रोमोटिंग द इन्वेस्टमेंट। आप लोग ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? म्यूचुअल फंड्स, Yes, sir. म्यूचुअल फंड्स, या तो फिर आप ये नाम बता दो कि कंपनी का इक्विटीज, शेयर मार्केट। तो अगर सपोज आप लोग मंथली मंथली 500 इन्वेस्ट कर सकते हो, इफ यू आर मंथली 500 या फिर 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यू कैन चूज द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप जिस कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा थ्रू द म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कंपनी को अगर सपोज आपने 500 लगाया, तो ऐसे अगर 100 लोग रहेंगे तो कंपनी के पास क्या रेज होगा? कैपिटल रेज होगा। यस और नो? दो चीजें होती है ना। अगर आप लोग 500 करके लगाओगे और ऐसे 100 लोग ने 500 करके लगाया, तो कंपनी को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंपनी के पास कैपिटल रेज हो जाएगा। कंपनी का क्या रेज होगा? कैपिटल रेज होगा। आपका क्या रेज होगा? आपका क्या होगा? कंपनी के पास तो कैपिटल बढ़ेगा, आपका क्या होगा? हमको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिलेगा। यस, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। पहले तो आप लोग इन्वेस्ट करोगे, कंपनी का फंड रेज होगा। यही होता है मर्चेंट बैंक हेल्प करता है प्रोमोटिंग द इन्वेस्टमेंट। किसके थ्रू? फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, जैसे आप लोग घर में गल्ले में पैसा जमा करते हो, तो आपका धीरे धीरे क्या बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट होता है ना। उसी तरह से म्यूचुअल फंड होता है कि आप धीरे धीरे पैसा जमा करते रहो, उस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। कंपनी का कैपिटलाइज होगा और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो बात की बात, आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको रिटर्न्स मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वगैरह वगैरह, वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा प्रोमोटिंग द इन्वेस्टमेंट। आगे क्या है? स्टॉक मार्केट हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट भी किसका काम करता है? मतलब स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता है, सिक्योरिटी खरीदने में, शेयर्स खरीदने में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट हेल्प द मोबिलाइजिंग मोर फंड बाय द इन्वेस्टर्स। अभी सोच लो, दुनिया में हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? अगर वो 500 100 रुपया मिनिमम, शेयर्स का प्राइस बहुत कम होता है लेकिन लॉट में खरीदना पड़ता है, तो वो डिटेल बात है। मोबिलाइजिंग द फंड बाय इन्वेस्टर्स। आप जो पैसा लगाओगे, आपका पैसा सब जगह पे मोबिलाइज होगा। सपोज आपने कंपनी में पैसा लगाया 500 रुपया, और आप ही ने नहीं, 100 लोगों ने कंपनी में 500 रुपया पैसा लगाया। सोचो, अगर एक इंसान 500 रुपया लगाता है और 100 इंसान कितना लगाएंगे? फिर 50,000. 50,000। तो कंपनी 50,000 को क्या करेगी? कंपनी 50,000 को अपनी तरीके से प्रोडक्शन में यूज करेगी, उसको बेचेगी और उस पर प्रॉफिट कमाएगी, और उसी प्रॉफिट से आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस में आपको इंटरेस्ट बांटेगी। तो ये सब काम होता है स्टॉक मार्केट एंड कंपनीज का। आपके फंड को मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको कहीं और इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज अट्रैक्टिव।
अब्रॉड मतलब बाहर के कंट्री में भी ज्यादा होता है। फैक्टरिंग एंड लीजिंग कंपनीज, फैक्टरिंग मतलब जो गारंटी और लीजिंग मतलब जो भाड़े पे दे। डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन एनेबल producers not only to sell the product but also acquire the modern machinery technology for further productions। आपके ही पैसे से कंपनी को जो जरूरत होती है वो हायर कर लेती है, खरीद लेती है, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, गुड्स वगैरह जो ये होता है प्रोमोटिंग और इन्वेस्टमेंट। ये कब होता है? जब आप इन्वेस्ट करोगे तब। तो लोगों को एक ही चीज बताती है कि आप इन्वेस्ट करो। देखो किसी के LIC एजेंट के पास 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, गलती से भी 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, आई थिंक आपके कोई अगर पिताजी काम करते रहेंगे LIC में तो उस तरह का एक ये है। अगर किसी LIC एजेंट के पास आप 10 मिनट के लिए बैठ जाओ तो आपको पूरा का पूरा क्या समझा देंगे? अभी लगता है आप लोग का पाला नहीं पड़ा है ऐसे पर्सन के साथ, ठीक है। अगर किसी LIC एजेंट के पास बैठ जाओ तो आपको 10 मिनट के अंदर आपके लाइफ में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता वो सब बता देंगे, और आपको किस तरह से सिक्योर रहना वो भी बता देंगे। मतलब आपको एक तरह का क्या बताते हैं वो लोग? इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं। अंडरस्टैंड? पॉलिसी के बारे में नहीं बताएंगे आपको, पॉलिसी के बारे में बताएंगे ही नहीं। स्टार्टिंग में अगर पॉलिसी के बारे में बताएंगे तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं होगी। वो ये बताएंगे कि आप लोग आगे आके क्या हो सकता है, ब्रेन वॉश करेंगे। आगे आके क्या हो सकता है, आप के थ्रू आपके फैमिली को क्या हो सकता है, इससे अच्छा कुछ ना हो तो एक काम करो, आप ये कर लो, इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर लो। जब आप हाँ बोलोगे तब जाके वो पॉलिसी के बारे में बताएंगे। अंडरस्टैंड? तो एक तरह का क्या करवाते हैं? इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेविंग। ये वही जैसे इन्वेस्टमेंट वैसे सेविंग है। सेविंग ज्यादा करके बैंक में काम आता है। फाइनेंशियल सर्विस सच म्यूचुअल फंड, अभी जैसे म्यूचुअल फंड का मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को, आप महीने महीने 500 डिपॉजिट करते रहोगे तो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक तरह का आपका सेविंग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अगर 500 महीना ये करोगे, जैसे आप लोग गुल्लक में पैसा डालते रहते हो वैसे आपका सेविंग बढ़ता रहता है और इन्वेस्टमेंट होता रहता है। उसी तरह से मार्केट में अगर पैसा लगाओगे 500 तो आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा और आपका सेविंग भी होता रहेगा। Financial services such as mutual fund provide the ample opportunity for different types of saving. In fact, different types of investment options, बहुत सारे options है आपके पास म्यूचुअल फंड्स में। Convenience for the pensioners as well as exit people so that they can assure the reasonable return on the investment without much risk, बिना किसी रिस्क के। much रिस्क मतलब ज्यादा रिस्क नहीं होगा, कम हो सकता है। For people interested in growth their saving, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का सेविंग बढ़ना चाहिए, मेरा सेविंग नहीं बढ़ रहा है क्या किया जाए, मेरा सेविंग नहीं हो रहा है क्या किया जाए, तो एक काम करो, आप लोग म्यूचुअल फंड डाल दो, महीने महीने में डिपॉजिट करते रहो और री इन्वेस्ट करते रहो, तो आपका सेविंग ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। वेरियस री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। द लॉज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेट वर्किंग वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज इन सच वे इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हु सेव देयर दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर हाईली प्रोटेक्टेड। अब ये सब चीजें हैं नीचे। फाइनेंशियल सर्विस ऑफर द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन सी सर्विसेज आपके पास हैं, ये जरा शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या आपके पास फैक्टरिंग है? फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्या आपको पैसा मिल सकता है गारंटी पे? क्या आप मार्केट में से पैसा उठा सकते हो? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एज अ लोन। क्या आप लोन ले सकते हो मार्केट से? यस। ये फैक्टरिंग। क्या आप लीज, लीज का नाम सुना है? लीज का मतलब क्या होता है? ऑन रेंट। क्या आप लीज में कोई चीजें ले सकते हो? ऐसा अवेलेबल है मार्केट में? जैसे कि शादी उदी में जो जनरेटर, जो बर्तन वगैरह आते हैं, जो टेंट वगैरह आते हैं, वो कैसे रहते हैं? खरीदा जाता है कि रेंट पे आता है? हॉल भी रहता है सर। सॉरी, हॉल। ऑल, ओके। तो दिस इज अ लीज। लीज दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक ऑपरेटिंग होते हैं। वो जब हम लीज के बारे में पढ़ेंगे तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लीज के बाद आता है फॉरफिटिंग, गारंटी पे।
गोल्ड गिरवी करो और लेके जाओ, कुछ गिरवी रखो और पैसा लेके जाओ, जो पहले साहूकार लोग करते थे, जमीन गिरवी रखो और पैसा लेके जाओ। उसी तरह से यहाँ पे फोरफिटिंग होता है, गिरवी रख के पैसा लेके जाओ। अंडरस्टैंड? जब पैसा आ जाएगा तो सामान छुड़ाओ, लेके जाओ। दिस इज अ फोरफिटिंग, 100% गारंटीज, 100% क्रेडिट फाइनेंस। हायर परचेस फाइनेंसिंग आप लोगों ने देखा है, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है मार्केट में? यू हैव द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी? जिनके पास पैसा नहीं है फिर भी वो लोग क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं सामने वालों को दिखाने के लिए, आई हैव द क्रेडिट कार्ड। अंडरस्टैंड? यस और नो? लोग का रिप्लाई रुक गया है, क्वेश्चंस पूछूंगा लास्ट में मैं। मर्चेंट बैंकिंग जो आपका इन्वेस्टमेंट, जो आपका सिक्योरिटी डीलिंग करने में हेल्प करता है। बुक बिल्डिंग, ये भी सिक्योरिटी प्रोसेस है। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, हाउसिंग फाइनेंस, पोर्टफोलियो फाइनेंस, अंडरराइटिंग, क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट स्वैप, म्यूचुअल फंड्स, ये सब वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया मतलब समझ जाओ, ये सिर्फ बैंक नहीं करती है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों मिलकर करती है। इससे फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग। जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हो, समझ जाने का वो दो लोग हैं, तो दो लोग मिलकर ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मिनिमाइज द रिस्क। एनीबडी कैन रीड द मिनिमाइज द रिस्क, पॉइंट नंबर थर्ड। फर्स्ट, So may I? यस, The risks of both financial services as well as producers are minimized by the presence of insurance company. Various types of risk are converted, which one only after protection from the fluctuating business condition, but also from risk caused by natural calamities. Insurance is not only a source of finance but also a source of saving. Besides minimizing the risk, taking taking this aspect into account, the government has not only privatized the life insurance but also set up a regulatory authorized from the insurance company known as IRDA 1999 Insurance Regulatory and Development Authority. ओके, वेरी गुड। मिनिमाइज द रिस्क। अब बात आती है रिस्क को। हर एक जगह पे रिस्क है, बिजनेस करने के लिए भी रिस्क है, पैसा लगाना भी रिस्क है, अगर पैसा घर में रखे हो फिर भी रिस्क है। यस और नो? हर जगह पे क्या है? रिस्क ही रिस्क है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक सीखोगे नहीं। घर पे पैसा रखे रखे उसको चोरी होने का डर, इसका भी रिस्क है। जल जाने का डर, इसका भी रिस्क है। बाढ़ आ गया, बह गया, इसका भी रिस्क है। बैंक में रख दिया, बैंक डूब गई, इसका भी रिस्क है। बैंक करप्ट हो गए, उसका भी रिस्क है। या फिर बैंक में आग लग गया, सर जो चीजें जहां पे हो सकती है वो सब जगह पे रिस्क है। तो इसका मतलब कि आप कुछ नहीं करोगे? करो, एवरी टाइम। बहुत लोगों का पैसा लगा है, आपका इतना नहीं, बहुत लोगों का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, तो रिस्क लेके देखो। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए, इसी रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज बनाई हैं, रेगुलेटरी बॉडीज। कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई है। मतलब अगर कोई चीज है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक से रिलेटेड है, इफ इज अ बैंक एंड नॉन बैंक, अगर कोई बैंक से रिलेटेड है तो उसके लिए अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। कौन है? अगर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ बैंक कवर अंडर द शेड्यूल्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई। हाँ, तो बैंक को कौन हैंडल करता है? बैंक की पूरी एक्टिविटीज को कौन हैंडल करता है? आरबीआई। यहाँ पे आरबीआई किस तरह का काम कर रही है? रेगुलेटरी बॉडी, मतलब जो डिसाइड करेगी वो आरबीआई डिसाइड करेगी। बैंक रेट वगैरह वगैरह, इन्फ्लेशन, बैंक का सीआरआर, एसएलआर, डिपॉजिट वैल्यूज, ये सब कौन, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो ऑल दी बैंकिंग एक्टिविटीज किसके अंडर आती है? आरबीआई के नजर में आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पहला रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
याद रखो, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बैंक से जुड़ा है तो बैंक का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अंदर सेटअप है? आरबीआई के अंडर सेटअप से। बैंक को क्या करना है, बैंक को क्या नहीं करना है, ये होता है आरबीआई के अंदर। तो हमारा पैसा अगर बैंक में है तो बैंक को संभालने वाला कौन है? बैंक का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाला कौन है? आरबीआई है। तो अगर आरबीआई है तो हमारे पास जितने भी बैंक हैं दे आर द सेफ वन, मतलब नेशनलाइज बैंक, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो सब सेफ है, हमारा रिस्क कम हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द बैंक फ्रॉड केसेस निकल जाते हैं, बैंकरप्ट हो गया, लोन दे दे के फंस गया, चला गया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यस, आरबीआई डिसाइड करता मॉनेटरी पॉलिसी। आप लोग ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ आरबीआई इन द 12th स्टैंडर्ड, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसमें एज बैंकर एज एक्ट काम करता है, एज अ गवर्नमेंट एक्ट काम करता है, एजेंट के एक्ट, वो सब। तो जितने भी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, बैंकिंग रिलेटेड आपका रिस्क है, वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि एज अ बैंक के लिए आरबीआई है तो 3 सेक्टर्स हैं। बैंक के लिए आरबीआई हो गया, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए कौन है? स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सेबी। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे आपको रिस्क दिख रहा है, तो वहां का जो पावर्स है, जो फंक्शन है सेबी के हाथ में, वो कंट्रोल करती है लिस्टेड कंपनीज को। आपका पैसा किस कंपनी में है, क्योंकि सेबी का काम ही क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड पुलिंग द आपका पैसा बढ़ाना वगैरह वगैरह, कंपनी का नजर रखना कि कौन सी कंपनी सेबी के अंडर आती है। तो सेबी किसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है? स्टॉक मार्केट का। अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में है तो स्टॉक मार्केट का जो रिस्क है वो किसके अंदर आता है? सेबी के अंदर आता है, क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। अंडरस्टैंड? दो चीजें हो गई। अगर आपका पैसा बैंक से रिलेटेड है तो उसका अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में है तो उसका अथॉरिटी कौन है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? सेबी। यू द सीरियस पिक्चर देखा है आप लोगों ने, स्कैम 1992? यस सर। स्कैम 1992 में बताया रहेगा आपको, वो हर्षद मेहता वाला केस है वो, स्कैम 1992 पिक्चर। अभी जो नया निकला है सीरीज, सीरीज नहीं है, पिक्चर है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट तभी जब स्कैम हुआ था 5000 करोड़ का, जब स्कैम हुआ था तभी सेबी नहीं था, सेबी था, एस्टेब्लिश था सेबी, बट उसको पावर्स एंड फंक्शंस नहीं दिए गए थे, सिर्फ था वो सेबी, ना उसके पास कोई पावर्स था ना उसके पास कोई फंक्शंस था। ये सब एक्टिविटीज पे नजर रखना। पहले बोली लगती थी ऐसे मार्केट में, मच्छी मार्केट जैसा बोली लगती थी कि इतने का शेयर से इतने का शेयर से लॉट्स ऑफ शेयर खरीदते थे, तो उसमें बहुत सारी लिस्टिंग कंपनी होती थी, बहुत सारी लिस्टिंग कंपनी नहीं भी होती थी। तो जब से ये स्कैम हुआ है, 1991 में स्कैम हुआ था, 1992 में हर्षद मेहता का 5000 करोड़ का स्कैम हुआ था, जिसके अंदर बैंकिंग एक्ट भी थे और एसबीआई एक्ट भी था। तो जब पता चला इतना बड़ा स्कैम, तब जाके क्या किया गया? सेबी को पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए, अथॉरिटीज दिए गए कि आपका काम क्या है। अंडरस्टैंड? तो बैंकिंग से रिलेटेड अथॉरिटी कौन है? आपका रिस्क सिक्योर कहाँ पे रहता है? आरबीआई के अंडर। और स्टॉक मार्केट में आपका सिक्योरिटी कहाँ पे रहता है, मतलब रिस्क कौन लेने वाला रहता है? सेबी। अब एक तीसरा सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। इसको कौन हैंडल करता है? इसका कौन रेगुलेटरी है? इंश्योरेंस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है आईआरडीए। ये आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा, अभी जस्ट स्टूडेंट ने पढ़ा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरडीए? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आप अगर बैंक से जुड़े हो तो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हो तो उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ये आपके रिस्क को कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंड, समझा? तो हर एक सेक्टर्स को कोई ना कोई चलाने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमाइज रिस्क है, ये इसी पॉइंट को नोटिस करता है। पर्टिकुलर इंश्योरेंस सेक्टर्स को लेकर नोटिस किया है। अगर आप बैंक से रिलेटेड हो तो आपका अथॉरिटी सेक्टर है आरबीआई। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, सेबी रेगुलेट करेगा। और नहीं, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन आएगा? आईआरडीए। दे आर द पॉलिसी मेकर। ये लोग जब अपना मॉनेटरी पॉलिसी सब बनाते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं और सेक्टर्स को अपने सेक्टर्स को संभालते हैं। अंडरस्टैंड ऑल दिस मिनिमाइज ऑफ रिस्क। तो आपको रिस्क को कैसे किस सेक्टर्स में कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है? यस और नो? याद रखना है सब चीजें। चलो एक बार और देखें, बैंकिंग सेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? रिप्लाई फास्ट। बैंकिंग सेक्टर्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, ईच एंड एवरीवन। स्टॉक सेक्टर, स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। वेरी गुड। और इंश्योरेंस सेक्टर्स को? IRDA। आईआरडीए। वेरी गुड। तो तीनों के तीनों सेक्टर्स आपको याद हो गए? यस सर। ये तीन मेन सेक्टर्स है, बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो बाद में इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये तीन मेन सेक्टर्स है। अभी हो गया आपका मिनिमाइज द रिस्क। नेक्स्ट है मैक्सिमम द रिटर्न्स। यस, आप लोग पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा का क्या होगा? मैक्सिमम रिटर्न बनेगा। आप इन तीनों जगह पे पैसा लगाते हो, बैंक में भी पैसा लगाते हो, इंश्योरेंस में भी पैसा लगाते हो और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। जहां पे आप लोग पैसा लगाओगे आपको वहां पे रिटर्न जरूरी आपको मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प्स द बिजनेसमैन टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। बिजनेसमैन को क्या हेल्प करता है? उनका रिटर्न ज्यादा कमाने में। दिस इज द पॉसिबल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट रीजनेबल रेट। उधारी एट द रीजनेबल रेट। कोई भी बिजनेसमैन को अगर पैसा मिलेगा तो वो अपना काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। प्रोड्यूसर्स कैन अवेल वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, एक्वायरिंग असेट, असेट खरीदना। इन सर्टेन केसेस दे आर इवन गो फॉर द लीजिंग फॉर सर्टेन इवन असेट्स। लीजिंग मतलब या तो असेट खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, या तो असेट भाड़े पे ले लिया काम करने के लिए। ये सब किसकी वजह से होता है? फैक्टरिंग कंपनी की वजह से, क्योंकि फैक्टरिंग क्या करती है? फाइनेंस प्रोवाइड करती है। फैक्टरिंग कंपनीज हेल्प्स द सेलर एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। फैक्टरिंग कंपनी जो होती है वो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है किस चीज के लिए? टू इंक्रीज देयर टर्नओवर, उनका सेल्स, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, विच आल्सो इंक्रीज द प्रॉफिट, जो उनका प्रॉफिट बढ़ाएगा। इवन अंडर द स्टिफ कंपटीशंस प्रोड्यूसर्स विल बी पोजीशन टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द लो मार्जिन। वो ऐसे पोजीशन पे भी रहते हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर से उसका प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है और स्टिफ पोजीशन से, स्टिफ कंपटीशन से मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अपना कम प्राइस में भी बेच सकते हैं। विद अ हायर टर्नओवर स्टॉक दे आर द मैक्सिमाइज देयर रिटर्न। मतलब इन शॉर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करता है? उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है कम रेट में, ताकि वो अपना असेट खरीद सके या असेट भाड़े पे ले सके। जो उनका प्रोडक्शन रहेगा, काम करना रहेगा, वो कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर इंश्योर्ड यील्ड, ज्यादा पैसा। ग्रेटर इंश्योर्ड यील्ड as seen already, there is a subtle difference between the returns and yield. It is the yield which attract more producers. अगर कोई कंपनी ज्यादा पैसा कमा रही है किसी फील्ड में, तो सभी के सभी प्रोड्यूसर्स उसी जगह पे ध्यान देंगे। जैसे कि बाबा का ढाबा आया था बीच में, बाबा का ढाबा है, देखा रहेगा मेम्स पे देखा रहेगा आप लोगों ने। हाँ यस सर, सर। देखा है। तो जैसे ही बाबा का ढाबा फेमस हुआ, बहुत सारी कंपनी ने क्या कर दिया, वहां पे एडवर्टाइजमेंट लगा दिया। यस और नो? यस सर। उसी तरह से कि अगर कोई एक फील्ड में किसी कंपनी को ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, आज का जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा फील्ड कौन सा है? वो है इन्वेस्टमेंट फील्ड, स्टॉक मार्केट फील्ड, इंश्योरेंस फील्ड, जहाँ पे लोग का पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। ये सबसे ज्यादा बड़ा सबसे बड़ा सेक्टर है। तो देखो, पहले बहुत सारी पॉलिसीज नहीं थी, आज इतनी सारी पॉलिसीज हो गई हैं कि हर कोई 3-3, 4-4 पॉलिसी लेके बैठा हुआ है। यही है कि हर एक सेक्टर, हर एक बिजनेस क्या करता है, उसी चीज फोकस करता है कि अगर पता चल गया कि सबसे ज्यादा कमाने का जरिया यही है, तो सब के सब जो प्रोड्यूसर्स है, सबका सब नजर उधर ही रहेगा कि हम भी इसी में घुसेंगे। टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, द
The financial services help the producers to not only earn profit but also to maximize their wealth. प्रॉफिट ही कमाना नहीं, और भी हम लोग बिजनेस बड़ा करेंगे, ये सोच के चलते हैं वो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हर एक इंडिविजुअल का ग्रोथ। The development of all the sectors essentials for development of economy। अगर सब सेक्टर्स डेवलपमेंट हो जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स, तो हमारा इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। The financial services help the equal distribution of funds to the three sectors, namely primary, secondary, tertiary, so that activities are spread over the balanced manner in the three sectors। अब इसका मतलब क्या है? The tertiary or service sectors are not only grow, and this growth is important sign of development of any economy। अगर आपका सर्विस सेक्टर ज्यादा मजबूत है, देखो सभी सेक्टर्स मजबूत होने चाहिए, अगर सभी सेक्टर्स मजबूत हैं, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एनेबल द कंज्यूमर, आप लोग को हेल्प करता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच दे कैन इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कार खरीदना, घर खरीदना, मोबाइल खरीदना, जो भी है लग्जरियस आइटम्स खरीदना विद ईएमआई बेसिस पे, हायर बेसिस पे, लीजिंग फाइनेंस पे, हायर परचेज कंपनीज पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या बैंकिंग कंपनी से आप लोग खरीद लिए हो, ये सब चीजें आप जो एंजॉय करें उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। बेनिफिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है? ये सब चीजें पॉइंट वाइज वापस रिवाइज हो रहा है। तो बेनिफिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है? द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हैज द गवर्नमेंट टू रेज द बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, इन सब के लिए गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम कैसे करेगी? टू मीट द बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू नो द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट में किया था, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे बिजनेस का रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी पास क्या होता है? रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यस, ठीक है। थ्रू द मनी मार्केट, अभी ये मनी मार्केट आगे चैप्टर है। गवर्नमेंट रेज द शॉर्ट टर्म बिल एंड इशू ट्रेजरी बिल, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। The most important benefit for any government, last वाला paragraph, the most important benefit for any government is raising the finance without offering any security, बिना किसी security के finance raise करना। In this way, financial services big boon of the government। तो कोई भी चीज हो, फाइनेंशियल सर्विस अगर आपकी कंट्री का स्ट्रॉन्ग है तो आपका गवर्नमेंट को भी हेल्प होगा, सबको हेल्प होगा। एक्सपांड द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो देखो ये सब एक्टिविटीज है जो हमने ऊपर देखा था ना, these are all the activities of the financial institutions। यही सब, credit card facility, merchant banking facility, asset liability management, house finance, portfolio management, credit card, investment, debit card, mutual funds, ये सब facilities हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। कैपिटल मार्केट, जैसे हमने ऊपर देखा, कैपिटल मार्केट, कैपिटल को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंश्योर द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन ट्रेड। This presence of financial factoring company increase the sale of goods, domestic market, export goods in foreign market, banking and insurance services further contribute to set up the promotional activities। अब आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज नॉट ओनली द इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी काम करता है। एक्सपोर्टर है, फाइनेंस प्रोवाइड करो, ज्यादा गुड्स बेचेगा। इम्पोर्टर है, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करो, इम्पोर्ट करके माल बनाएगा, फिर गुड्स बेचेगा। मतलब कुछ भी तरह से ये दो चीजें ज्यादा काम आती है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। बैंकिंग उनको पैसा प्रोवाइड करती है और इंश्योरेंस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उनको लॉस न होने से हेल्प करता है, और सभी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और लास्ट का जो पॉइंट है, बैलेंस है रीजनल डेवलपमेंट। हर जगह पे रीजनल डेवलपमेंट मतलब बैलेंस रखना। आपका गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो, रीजनल सबको लेके चलता है। डेवलपमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइजेस, ये सब लेके चलता है फाइनेंशियल सर्विसेज। So they are the importance of the financial services. Understand the topic? Yes, sir. नोट्स भेज दूंगा गूगल क्लास में, डोंट वरी, नोट्स का टेंशन मत लिया करो, खाली बस
अंडरस्टैंड हुआ करो कॉन्सेप्ट। तो ये पॉइंट्स याद करो फटाफट 2 मिनट के अंदर और मुझे बताओ 1 मिनट में। आई कैन गिव द 30 मिनट्स, सॉरी 30 सेकेंड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे बताओ। वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट, एक्सपांड एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल मार्केट, benefit to government, economic development, economic growth, ensure the yield, maximum returns, minimize risk, promotion of savings, promotion of investments, balance regional development, and last, promotion of economics, domestic as well as foreign. Okay. चलो कौन बताएगा मुझे पॉइंट वाइज, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कोई भी। सर may I? जस्ट 10 बोलो। Vibrant capital market, expand activities of financial institution, benefit to government, economic development, economic growth, ensure greater yield, maximizing the return, minimizing the risk, promoting savings, promoting investment, balance regional development, promoting of domestic and foreign trade. Very good, rule number 10. Anybody else? So may I? Yes. Important of financial service was vibrate capital market, expand activities of financial market, benefit of government, economic development, economic growth, ensure greater yield, maximize return, minimize risk, promote savings, promotes investment, balance regional development, promotion of domestic and foreign trade. Very good, 34. Very good. Excellent. और कोई? Sir, may I? Yes, बोलो। Wherein capital market expands activity of financial market, benefit of government, economic development, economic growth, ensures greater yield and maximize returns and maximize risks and promotes savings and promotes investments, balance regional development and promotion of domestic and foreign trade. Very good, 36. Very good, excellent. और कोई बताएगा? 3-4 स्टूडेंट्स। May I, sir? Yes. May I, sir? Yes, yes, बोलो। Vibrant capital market, expand activities of financial markets, benefits of government, economic development, economic growth, ensure greater yield, maximize returns, minimize risks, promote savings, promotes investment, balanced regional development, promotion of domestic and foreign trade. Very good, 38. बहुत ही बढ़िया। Next, anybody else? May I? कोई और? So may I? Yes. Vibrant capital market, expand activities of financial market, benefit of government, economic development, economic growth, ensure greater yield, maximize return, minimize risks, promote saving, promote investment, balance regional development, promotion of domestic and foreign trade. Okay, very good. I'm very happy. तो आपका 2 टॉपिक कवर हो गए, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसके पहले एक जस्ट रिवाइज्ड हो जाए। आपका 2 पॉइंट्स हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में 2 पॉइंट्स साथ में पूछ सकता हूँ, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। और अभी के लिए व्हाट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट? SEBI. Very good, SEBI. And insurance sector? IRDA. IRDA. IRDI. IRDA. What is the full form of IRDA? Investment. Insurance Regulatory हाँ. Development Authority. Very good. Insurance Regulatory Development Authority. Full form of SEBI? Security Exchange Board of India. स्टॉक नहीं बोल रहा, अच्छा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
Yes, sir. सर मैंने नहीं बोला, वो बोले, मैंने सिक्योरिटी एक्सचेंज हाँ बोर्ड हाँ ऑफ पता है इंडिया। पता है, और तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, डोंट वरी। यस सर। Yes, sir. सिक्योरिटी एक्सचेंज मैंने बोर्ड बोला। ऑफ इंडिया, यस यस पता है। देन नेक्स्ट, आरबीआई का फुल फॉर्म बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ Reserve Reserve Bank Bank of of India. India. इन तीनों के बारे में आप लोग को डिस्कशन करना है, और इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, रोल एंड फंक्शंस, पावर आपको पता होना चाहिए। आप लोग गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, इन तीनों के बारे में आपको इनका एस्टेब्लिशमेंट डेट और इनका पावर एंड फंक्शंस पता रखो, ठीक है? Okay, sir. Okay. So understand today's topic, all of you? Any doubts in any point?